अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज My आप आए। pleasure. My pleasure. Thank you so much. सर आज दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो एससीओ के बाद जो है डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत जाके, तो उस पे भी बात होगी। साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी जो है वो रशिया जा रहे हैं, उस पर भी बात होगी। यहाँ पर भी आईनी तरामीम वगैरह चल रही हैं, तो इन सारी सिचुएशंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए आरजू, सबसे पहले तो मैं जिस चीज को कवर करना चाहूंगा कि एससीओ जो थी हुई है पाकिस्तान में, वो किसने करवाई और उसमें पाकिस्तान ने अपने टारगेट अचीव किए या नहीं किए। टारगेट ये था कि पाकिस्तान आइसोलेशन में था, तो ताकि उसके बाद क्या इमेज चेंज हो पाएगा, कितना उन्होंने किस हद तक अपने आप को अचीव किया। डॉक्टर जयशंकर साहब आए, उन्होंने कौन से मैसेजेस, कौन से उन्होंने जो इशारे छोड़े हैं अपनी स्पीच के दौरान भी, और दूसरा वापस जाके भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो इस सारी चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आगाज तो अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि इस आगाज में सबसे जो बेहतर चीज आई है वो बरखा दत्त ने जो इंटरव्यू किया था नवाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी को आना चाहिए पाकिस्तान में, और फिर हमने 75 साल जंगों में जाया किए, हम 75 साल मजीद जाया नहीं करना चाहिए। ये बिगिनिंग से उन्होंने कहा, ये इससे अच्छा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद इसको हमारे पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया ने किस तरह लिया। एक तो भारत की तरफ से इतराज आता रहा मीडिया की तरफ से कि उनको रिसीव करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी नहीं आई, जो कि मेरे ख्याल में भी जानी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त की जरूरत थी। डिप्लोमेसी की जो है जरूरत रिलेशनशिप की पाकिस्तान को है, भारत को नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया जस्टिफाई करता रहा कि बिलावल भट्टो साहब को जो था प्रोटोकॉल वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का किसने दिया। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब के साथ बैठे पाकिस्तानी मीडिया ने वहां से स्पेकुलेट किया कि शायद क्रिकेट शुरू होने वाला है, जिसको फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है भारत की, उन्होंने उसको फौरन डिनाई किया है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने मॉर्निंग वॉक की, हाई कमीशन ऑफिस के अंदर पौधा लगाया। ये सारी अच्छी चीजें थी। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। जो पहले समझा जाता था, जो एक दूसरे के ऊपर तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, इस तरफ से कश्मीर को, दूसरी तरफ से दहशतगर्दी की सपोर्ट को, वो इस दफा नहीं हुए। ये भी एक, इसको भी कामयाबी समझा जा रहा है इसमें। और मैं समझता हूँ कि चले एक स्टेप मजीद आगे से ही कुछ नेगेटिविटी जो है वो रुकी। लेकिन अब ये बताना चाहिए कि एससीओ किस तरह हुई। एससीओ सारी की सारी एफर्ट जो थी वो चाइना इसके पीछे था। चाइना चाहता था कि एससीओ हो और वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि अब देखना यह है कि एससीओ क्या है। एससीओ को समझा जाता है कि एंटी नेटो, एंटी वेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको चाइना अपने एक प्रोपेगेंडा या अपना एक टूल समझ के उसको इस्तेमाल करता है। हालांकि एससीओ से तकरीबन 2 दिन पहले, कुछ दिन हफ्ता पहले, 2 चाइनीज को कराची एयरपोर्ट के पास मार के पूरी कोशिश की गई कि एससीओ ना हो सके। फिर हमारी एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, उनको भी यही था, तशवीश थी, वो भी चाहते थे कि एससीओ ना हो। वो भी आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन इस सारी चीजों में ये अच्छा स्टेप रहा। अब आपने अपना इमेज सॉफ्ट करने की पूरी कोशिश की, सिग्नल भेजा कि हम सफारती तौर पर हम तैयार हैं, अब हमारे साथ बिजनेस किया जाए, डील की जाए। उसका जवाब अब मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब की स्पीच है उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि जो एससीओ है, जिसका टारगेट है कनेक्टिविटी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और सारा कुछ ये चीजें और एनर्जी और सारा कुछ, लेकिन जब तक पीस नहीं होगा तिजारत किस तरह होगी। मैं एग्री करूंगा इस बात से। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, जहां सुकून ना हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो, वहां पे लोग कारोबार नहीं करते, बल्कि लोग वहां से भागते हैं। बात जाती दफा उन्होंने भी, बल्कि एक भारतीय बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने लिखा था उनके होते हुए कि डॉक्टर जयशंकर के जैब्स टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन उन्होंने जाती दफा शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर दैट, फॉर द एससीओ, फॉर योर हॉस्पिटलिटी। और फिर जाके उन्होंने वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर पैसिव, हम हर चीज का जवाब प्रॉपरली देंगे, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ये भी एक उसमें अच्छी चीज। अब उसके बाद आगे क्या होगा,
आपने पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, मैं समझता हूं काफी हद तक अचीव किया, हालांकि खतरे मौजूद थे। आपके 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक हुआ स्वात में आज से 2-3 हफ्ते पहले, फिर बलूचिस्तान में पंजाबियों को घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज को मारा गया, इसके बावजूद डी चौक में हमले का इनको था, मुर्शिद पाक ने कहा था कि हमला किया है, लेकिन इसके बाद ये अचीव कर लिया। अब आगे कहां जाएंगे, अब आगे आपका रास्ता कहां है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी एक आप देखें, आप अपनी 5th जनरेशन वार, जो कि मैं समझता हूं चलाने वाले भी पहले चलाने, आज खुद ही उसके विक्टिम हैं। 5th जनरेशन वार में लाहौर के अंदर एक फिक्शनल बच्ची का रेप एक बनाया गया है और उसको बांग्लादेश बनाने की ख्वाहिश सार, इसके स्टूडेंट्स को निकाला जाए और बांग्लादेश बनाया जाए। अब ये जब देखा जाता है तो एससीओ के अहदाफ किस तरह अचीव करेंगे आप? लोगों को तो आप कह रहे हैं भाई हम देखें कितने अच्छे लोग हैं, आए यहां कारोबार करें, यहां पे सारा कुछ करें, एससीओ करा लिया हमने, लेकिन अब जो कल एक वफद गया है जो कि अडियाला जेल में मिला है जाके, और अंदर से मुर्शिद पाक ने कहा है कि जी मेरी बिजली पानी बंद है, मेरा बिजली भी बंद है, मेरा एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, फलाह भी नहीं हो रहा है, जो उसके रिजल्ट में आपकी पुलिस ने जो आगे आपकी जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका मैं जवाब देख के हैरान हो गया हूं आरजू, कि एक डेवलपिंग कंट्री, एक बैंकरप्ट कंट्री के अंदर एक बी क्लास जो आपका कैदी है, उसके नाश्ते में क्या है? उसको चकंदर का जूस दिया जाता है, चिया सीड दिए जाते हैं, दही बिस्कुट खजूरें, ये ब्रेकफास्ट है। फिर मेन्यू के अंदर मैं पूछना चाहूंगा हर पाकिस्तान, उनको दिन में कोकोनट जूस दिया जाता है, अंगूर दिए जाते हैं, देसी मुर्गियां, कड़ाही, बकरे दिए जाते हैं, 2 लोग मालिश के लिए दे रखे हैं। ये जेल है कि मजाक है? और वहां से निकला क्या है? जब वहां पे लोग गए हैं, 5 लोगों में से 2 लोगों ने आके कुछ चीजें लीक की। उनकी 45 मिनट की मीटिंग थी, जिसमें 25 मिनट उन्होंने गालियां देते हुए इनको निकाला जो मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि डी चौक पे हमला होना चाहिए, डी चौक पे हमला क्यों नहीं हुआ? और जिस 15 तारीख को एससीओ के टाइम पे होना चाहिए था। दूसरा आरजू, मुर्शिद पाक ने यह फरमाया है कि अगर इसी तरीके से तुम पीटीआई को चलाओगे तो मैं सारी जिंदगी जेल में ही रहूंगा। उन्होंने इस जो आईनी तरमीम है, एक तो मैं इस पे आगे चलता हूं, उन्होंने कहा है कि इसको डिले करो जितना भी हो सकता है, 25 अक्टूबर तक जितना घसीट के आगे ले जाओ, बहाने करो कि मेरे साथ मुझे स्पीकर पंजाब असेंबली का मिले, मुझे शिबली आके मिले, फराज, और मुझे फला फला मिले, तो इससे टाइम बाय करके घसीट के इसको 25 तारीख को एक्सपायर करा। अच्छा ठीक, बाहर देखा जाए तो पूरे कंट्री के अंदर एक जज की अपॉइंटमेंट, मंसूर अली शाह की अपॉइंटमेंट के ऊपर पूरा पाकिस्तान रुक चुका है। यह लग रहा है कि यह ब्रेकिंग पॉइंट है, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन आरजू, कभी मैं यहां पूछना चाहूंगा, कभी इन्हीं लोगों ने कभी इनको तकलीफ हुई है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है? ये सारे इकट्ठे हो गए एक जज की अपॉइंटमेंट पे। अब वो आईनी तरमीम क्या है? कभी चारपाई से अब बेंच पे आ गए हैं। वो पहले कहते थे कि हम पूरी कोर्ट बनाएंगे, अब बेंच पे आ गए, अब लकड़ी के बेंच बना रहे हैं ये अपने सर्वाइवल के लिए। अब मैं ये समझता हूं कि जब आप जजों की अपॉइंटमेंट पे आप इकट्ठे हो जाते हैं, आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एजेंसियों के हेड बनाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों? क्या वजह है? ये कौम के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं इकट्ठे? और वो 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ जो होंगे वो आपका डायस्पोरा बन जाएगा, वो पैदल चल चल के ग्रीस पहुंचेगा, मिडिल ईस्ट पहुंचेगा, और 1 करोड़ है वो वहां रुक जाएगा, जो फंस जाएगा पाकिस्तान में। उसको वहां पे एक मुर्शिद आ जाएगा और वो कहेगा ये सियासत नहीं, जिहाद। इसमें आप आगे किस तरह बढ़ पाएंगे? आगे किस तरह जाएंगे? ये मेरा 25 करोड़ लोगों से सवाल है। तुम रोजाना चिया सीड खाते हो भाई। आरजू, मैं हैरान हो गया हूं, अमेरिका में बैठ के मैं बता रहा हूं कि सुबह ये आपको चुकंदर का जूस, चिया सीड और कोकोनट जूस और अंगूर, यहां अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर पाते ये सारी चीजें जो जेल में मिल रही है, और वो कहता है मुझे जहर दिया जा रहा है।
लेकिन देखिए इसमें पाकिस्तान कहां है आरजू? इन सारी चीजों में जो हम बातें कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान कहां है? वो एससीओ तो करा ली, एससीओ के बाद कहां जाओगे भाई? एससीओ के बाद कहां जाओगे? वो तो युद्ध की आपको तैयारी करा रहा है। वो तो कह रहा है मैं युद्ध करूंगा, मैं तो हमले करूंगा। आपके पहले 2 सूबे तो आपके एक दूसरे, वो पंजाब पे हमलावर होने। देखिए बलोचिस्तान से वो, देखिए मैं बताना चाहूँ, बलोचिस्तान से वो कहता है कि बलोचिस्तान में पंजाबियों को शिनाख्ती कार्ड दे दे के मारा जा रहा है। इधर से वो अली अमीन गंडापुर कहता है मैं पंजाब की पुलिस को उठा के पेशावर ले आऊंगा। तो देखिए 2 सूबे पंजाब पे अटैक करने के लिए तैयार हैं। एससीओ क्या करेगी भाई दरमियान में? आपने, मेरे पास नंबर है, 14,000 फौजी आपने इकट्ठे करके, 14,000 की आर्मी इकट्ठी करके इस्लामाबाद को लॉकडाउन करके आपने एक शो किया है, मान ली बात। बुरी तरह से सर, बुरी तरह से लॉकडाउन किया था। अब मुझे ये बताएं कि वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। अब आगे फिर दोबारा युद्ध होने वाला है, इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? इसका आपके पास इलाज, आपके पास कोई इसका हल मौजूद नहीं, कोई हल मौजूद नहीं। अब इसमें देखा जाए आरजू, तो मैं मेरी तो यही ख्वाहिश होती है, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए। ये दौर अब जंगों का, पत्थरों का नहीं है। लेकिन जब 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, उस कंट्री, 3 करोड़ तो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ जो है वो भिखारी हैं, वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं। मैंने आपके शायद शो में मैंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के नंबर्स भी दिए थे कि इनके पर डे की इनकम क्या है, और दूसरे दुबई और सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक में जाके खैरात। बिल्कुल। इसके बारे में ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये सारे जज की अपॉइंटमेंट पे तो इकट्ठे हो गए सारे, मान ली बात। ये जब आर्मी चीफ का नंबर एक्सटेंशन आती है, अपॉइंटमेंट आती है, फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं। इस पे इकट्ठे क्यों नहीं होते? मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्या वजह है? इनको क्या रुकावट क्या है, किस चीज की? हाँ मैं बताता हूं रुकावट, जो मेरा अंदाजा है। आरजू, ये जो इकट्ठे होके पाकिस्तान के अंदर एससीओ कराते हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के आईनी तरमीम करा रहे हैं, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इन सब के बच्चे लंदन में बैठे, ऐसा ही है। इनकी सब की प्रॉपर्टियां दुबई में। और जो 25 करोड़ वहां बैठा बंदा इस वक्त उर्दू में ट्वीट कर रहा है, सारा दिन कहता है फलस्तीन के लिए हम लड़ेंगे, गर्दन कटा लेंगे, इनको सारी बातें पता है, सब बातें। इनका बल्कि मैंने कल मुझे किसी ने पूछा कि आप ये बताएं साजिद साहब, जब जेल में पूछने जा रहे हैं इनसे कि इस आईनी तरमीम का क्या करेंगे, तो इमरान खान का क्या जवाब होगा? मैंने कहा वो पीरनी से पहले पूछेगा भाई, वो तो खुद जवाब दे ही नहीं सकता। देख ले, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जब हुकूमत में था तो लोगों, अफसरों की प्रमोशन वो पीरनी करती थी तस्वीरें देखकर, बिल्कुल, काले जादू के जरिए। वो तो काला जादू कराएगा तो उससे बता देगा क्या करना है। मैंने इस तरह मुल्क कभी फॉरवर्ड चले हैं, कभी इस तरह रियलिस्ट। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है, आप काले जादू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर इमरान खान को हीरो बना दिया ना इन्होंने, अरेस्ट करके या इनको सजा जेल में डाल के। अब जो पब्लिक पसंद नहीं करती थी उसको भी हमदर्दी हो गई। इस आरजू, ये सारा कुछ बनाने के लिए करोड़ों रुपया इस मुल्क का, इस एक शख्स को क्रिएट करे, पार्टी क्रिएट करने के लिए करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए। पूरा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, थर्ड पार्टी का एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और लोगों को पता जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक तो पकड़ा हुआ है। जब तक उन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी जिन्होंने ये कौम के साथ एक भद्दा मजाक किया है, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक करप्शन को रोककर मुल्क के साथ बेवफाई करने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, ये मुल्क नहीं बच पाएगा। और इस वक्त आपके हालात बहुत पतले हैं। खैर पतले तो 77 ईयर से हैं, अच्छे मैंने तो आज तक देखे नहीं है। मुल्क हमेशा नाजुक मोड़ पे से गुजर रहा है, वो मोड़ ही खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं क्या गल, पाकिस्तान क्या बात है, गोल सर्कल में है, नाजुक से नाजुक मोड़ आते जा रहे हैं। 77 ईयर्स मैंने तो सीधी सड़क पे पाकिस्तान देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा इसको कि हालात क्या हैं। मुझे कल परसों किसी ने पूछा, एक टीवी चैनल पे किसी ने मुझे कहा, उसने कहा जी आप पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के लिए कुछ करना पसंद करेंगे? मैंने कहा ये देखो हजूर, बड़ी मुश्किल से भाग कर आया था मैं, मुझसे नफरत है, तुम्हें तो यही गोली मार दो, वहां क्यों मारोगे? तो वहां तो देखें, वहां पे तो मेरे हर बंदा भागने के लिए तैयार है। जो चला रहे हैं खुद के बच्चे सबके लंदन बैठे, मुझे कह रहे हो वो भी वैसे ही है, यहाँ कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहता।
आपके तो CSS अफसर जो है वो रहना पसंद नहीं करते, बच्चे छोड़ जाते हैं जब पढ़ने आते हैं बाहर, उनको लंदन और सारा सेटल कर जाते हैं। तो मुझे अब मशवरा करो जाके वहां पे तो सर ये लोग सही करें नहीं, जो मिनिस्टर बनते हैं, जो आर्मी चीफ बनते हैं और दूसरे फौजी जनरल्स हैं, ये क्यों नहीं ठीक करते? इनकी जिम्मेदारी है। बच्चे इनके सबके बाहर है, इनका पाकिस्तान में है क्या? ये तो पाकिस्तानी अकाउंटों में, पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। चलिए अब अगली बात करते हैं, जो खासकर मोदी साहब ब्रिक्स में जा रहे हैं, जो ये मैं इसका जाना चाहिए, बड़ा अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। 22 और 23 अक्टूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है। जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है, भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू और ये इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो। इराक में तुम कहते थे सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उनको तुमने मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी, वहां पे 4 टुकड़े हो चुके हैं इराक के। उसके बाद आप लिबिया देख लो, ये इनकी इंटेलिजेंस है। कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास, लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको। क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है बिल्कुल। 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो ये इस तरह के ये चौंचले जो कर रहे हैं, इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में, डैमेज हैज बीन डन। और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता इस वक्त जो बाइडन और ट्रूडो का, जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता जिस मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके। ये तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर साथ साथ अगर हम देखें कि इजराइल और हमास के बीच में भी एक बार फिर आपने देखा कि हमास का लीडर जो है वो मारा गया है, टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इजराइल के जो हैं नेतन्याहू, उनका भी कहना है कि उन पर अटैक होने मतलब किया जाने की कोशिश की गई है, ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, इजराइल की तरफ से खबर आई है। लेकिन इसमें आरजू जो मैं टोटल इस सारे वाकया जो इस वक्त लेबनान के अंदर हो रहा है, गाजा के अंदर हो रहा है, और उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान को भी खंडरात बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसके पीछे है क्या? इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, आपकी तालीम और साइंस से नफरत। अब्बासियत दौर था इराक के अंदर, जब वो खत्म हुआ, हलाकू खान ने जब वहां की लाइब्रेरियन जला दी, उसके बाद आपने साइंस से बाइकआउट कर दिया। हम लोग तो खैर देखें, एक मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत बहुत एडवांस था, भारत के पास नॉलेज बहुत था, पैसा भी बहुत था, और यही एक मसला बना था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। शर्मिंदगी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ताकत भी नहीं थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने आके टेक ओवर कर लिया था। लेकिन उसके नुकसान आपको क्या है? सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को हमारा इशू मौलवी मुल्ला, और वो भी तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता ना होने की वजह यह है कि उसने पहले इंग्लिश पे फतवे दिए, जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा, जो लाउड स्पीकर पे फतवे दिया, इंसान के चांद पे जाने पे बातें की, और आज भी पाकिस्तान के अंदर हालात यही। आप कहते हैं सियासत नहीं, ये जिहाद है, लेकिन जिहाद गुर्बत के खिलाफ नहीं करनी, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना, लफ्ज जिहाद यूज करना फॉर पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल रीजंस, गलत बात। और खुद के बच्चे लंदन पढ़ाने, यहां के बच्चों को कहना कि तुम जिहाद करो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें हकीकी आजादी दूंगा,
लेकिन अपने बच्चे लंदन में एंजॉय कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। तो ये सारा आपका 45,000 इस वक्त जो गाजा में उन्होंने गाजर मूली की तरह काट के रख दिया है, कभी उनके पेजर फट रहे हैं, कभी वाकी टाकी फट रहे हैं, फट इसलिए रहे हैं साइंस से दूरी है, तालीम से दूरी। 9 मिलियन पॉपुलेशन है इजराइल की, पूरी दुनिया घुटने के बल है। 2 बिलियन आप हैं, दुनिया के ताकतवर तो नहीं, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर, दुनिया के अमीर तरीन लोग आप हैं। कौन? मिडिल ईस्ट वाले। दुनिया की ताकत में इस वक्त देखे, कल परसों मैं लिस्ट देख रहा था, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट कंट्री इज यूएई। लेकिन उनके पास क्या है आजू? सऊदीज, कुवैतीज और यूएई के पास क्या है? उनके पास 7-7 बीवियां हैं, 50-50 बच्चे हैं। उन मुल्कों के अंदर एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना सके इस पैसे के साथ जहां कोई दूसरा बंदा जाके तालीम हासिल कर सके। सर वो तो काम भी नहीं करते सर, काम के लिए भी वो कहीं भारत से और कभी यूरोप से और कभी कहीं और से लोग बुलाते हैं। वो तो खैर एक अलग से बात है। मैं अर्ज करना चाह रहा था, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कोई अच्छा इंसान वहां से पढ़ के अच्छा इंसान बन सके। एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां अपना इलाज करा ले, इलाज कराने की हाथ है। वजह तालीम से दूरी, तालीम से दूरी, मैथ से नफरत, इंग्लिश से नफरत। और दूसरा, इस हमें बता रहे हैं बार बार हमारे रिलीजियस लीडर, वी आर नॉट वर्केबल। जिहाद, सारी दुनिया को मुसलमान करना है, अगर नहीं होंगे तो गले काट देंगे। ये कैसी गलत सोच है? कौन सा मजहब है जो हेटरेड और वायलेंस को प्रमोट करेगा? लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन को आगे रख लेते हैं। और यही वजह है, मेरी हर एक से ये क्वेश्चन मार्क है, भाई 2 बिलियन पॉपुलेशन में हो और अमीर तरीन भी हो, 9 मिलियन जो ज्यूज हैं तुम्हारी बात सुन के राजी नहीं, क्या वजह है? ये लम्हा फिक्रिया है। लेकिन मेरा जो इसमें से मेरा जो अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, तालीम से दूरी है, तालीम से दूरी है। और जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, मैं छोड़ दें, चलो इजराइल को नहीं पसंद करना, कहते हैं यहूदियों के साथ नफरत, हालांकि मैं उस समझता हूँ ये रिलीजियस जंग नहीं है, रियल स्टेट का इशू है। वहां पे जमीन का झगड़ा है, मजहब का कुछ नहीं उसके साथ। अच्छा नहीं पसंद, यार सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली की बातें सुन लो, जिसने वहां कानून बनाया था कि जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल की सजा दूंगा मैं, जेल। बिल्कुल सीख लो। लेकिन नहीं, उससे भी नहीं सीखना, फिर किससे सीखना? अफगानिस्तान से सीख लो, इस वक्त वहां सुकून है। मजहब कहते हैं हम मजहबी जुनूनी है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर वहां ठीक है। इस वक्त चाइना ने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वहां बिजनेस करना हम ज्यादा सेफ समझते हैं। आप क्या हो? आप खुद क्या हो? बिल्कुल, मुसलमान हो, अच्छे पाकिस्तानी हो, अच्छे इंसान हो, क्या हो? डिफाइन तो करो ना। यही अलमिया है मेरा। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि कहते खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने, हर एक की रिस्पेक्ट करो, बल्कि हर जिंदा चीज की आप रिस्पेक्ट करो, जानवर की रिस्पेक्ट करो, पौधों की आप रिस्पेक्ट करो। यकीन करें, मैं ये जो बातें कह रहा हूं, आरजू, मैं एक आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा। आप ये करना सीख लें, सुकून आ जाएगा। रूमी ने कहा था, हालांकि इज अ बिग फिलोसोफर, उसने कहा द ओनली ब्रिज इन बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड इज लव। दूसरा, मैंने कल एक छोटी सी, बल्कि आपके देखने वालों को छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करता रहता हूं कि हाउ टू अचीव और रिसर्च सुकून की तरफ। एक छोटी सी आदत किसी ने अगले दिन, उसने कहा जी आप ये जाते हैं, ये लिफाफा फेंक देते हैं, पेन फेंक देते हैं, चीज कोशिश करें फेंके ना। जो चीज रखें तो उसको सलीके से रख दें, फेंकना नहीं, उसको रख दें सलीके से। ये प्रैक्टिस करके देख लें आप, यू विल फील calmness in yourself. You will feel change in your life. You will feel change. बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर, हम जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो हम लोग इलेक्शन पे भी बात करेंगे, यूएस इलेक्शंस, क्योंकि बहुत नजदीक आ गए। उसमें आरजू बल्कि कल ही बना ले, कल का कर लेते हैं, या मंडे का कर लेते हैं। उस पर बहुत जरूरी है। मैं आपको सारी इनटेक दूंगा कि इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन कहाँ जा रहे हैं। रिसेंटली 2 चीजें हुई जिसको डिस्कस करेंगे। एक तो कैमला हैरिस ने एक फॉक्स टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया, उसको बहुत पॉपुलर था। फिर हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टाउन हॉल मीटिंग की है, उन दोनों में से जो चीजें निकली हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पोल्स डिस्कस करेंगे कि स्विंग स्टेट्स के अंदर इस वक्त दोनों कैंडिडेट्स की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल ऐसे सर, जैसे ही आपको टाइम मिलेगा, चाहे कल मिले या मंडे को, हमें डेफिनेटली इसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि हमारी बहुत ऑडियंस जो है वो भी चाहती है कि वो समझ सकें
वहां के इलेक्शंस को? मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप उनको बताऊंगा सारा। मैं रैलीज में भी जा रहा हूँ, और मैं जहां बैठा हूँ मेरलैंड, यहाँ से जो पहली स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम मी, और वॉशिंगटन डीसी इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम मी एज वेल। तो मैं आई वुड लव टू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।